मैं शुरू करूंगा इस पार्ट में फ्रांसीसी क्रांति में आतंक राज से। फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के बाद, यानी कि जब राजा को फांसी दे दी गई, उसके बाद जैकोबिन क्लब का सदस्य मैक्समिलियन रोबेस्पियर के नेतृत्व में फ्रांस में शासन की शुरुआत हुई और उसके शासनकाल को आतंक के राज के नाम से जाना जाता है, जो 1793 से 1794 तक चला। उसने फ्रांस में बहुत कुछ सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उसके कार्य से, उसके शासन से उसके अपने भी परेशान होने लगे। वे अपने दोषियों को एक गिलोटिन नामक मशीन पर, जो 2 खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन थी, जिस पर रख करके अपराधी का सिर धड़ से अलग कर देता था, और इस मशीन का नाम उसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही पड़ा था। गिलोटिन फ्रांस में गोश्त, पाव रोटी, इन सारी चीज़ों की राशनिंग कर दी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया। यानी रोबेस्पियर ने फ्रांस में एक अच्छे शासन देने की व्यवस्था शुरू की, लेकिन उस क्रम में उसकी जो नीतियाँ थी वह इतनी कठोर थी कि उसके भी समर्थक त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। उसी का एक मित्र था जो सोर्स घ में दिया हुआ है, एक क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मोलिन्स, उसने उसके बारे में लिखा है। तो आप पढ़ेंगे इसमें कि आतंक राज यानी टेरर रीजन के नाम से जाना जाता है मैक्समिलियन रोबेस्पियर के शासनकाल को। लेकिन जब रोबेस्पियर का अंत हो गया, जब उसे फांसी दे दी गई, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता थी और वह व्यक्ति एक तानाशाह हो गया था, तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए फ्रांस में डायरेक्टरी शासित फ्रांस की शुरुआत हुई। यानी जैकोबिन सरकार के पतन के बाद एक ऐसी व्यवस्था की गई कि 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया, और उनमें जो परिषद थी 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी। डायरेक्टरी को नियुक्त किया, डायरेक्टरी शासित का गया, यानी कि जो 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी उस कार्यपालिका को ही डायरेक्टरी कहा गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासन वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का आपस में विवाद होने लगा। यानी एक से अधिक जब शासक हो जाएंगे तो आपस में ही टकराव शुरू हो गया, विवाद होने लगा। इसी विवाद के कारण, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण, फ्रांस में एक और सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यानी ये भी व्यवस्था जो है फ्रांस में टिक नहीं पाई, जो डायरेक्टरी शासित थी। इसके बाद नेपोलियन के बारे में हम लोग अंत में जानेंगे। यानी कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बाद नेपोलियन का शासन शुरू हुआ। उसके पहले हम लोग एक टॉपिक जानेंगे कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति में महिलाओं का भी काफ़ी योगदान था। महिलाएं हर मोर्चे पर क्रांति में थर्ड स्टेट के लोगों को साथ दिया, लेकिन महिलाओं को जो उम्मीद थी, जितनी सहूलियत मिलनी चाहिए, मताधिकार मिलना चाहिए, वह महिलाओं को नहीं मिल पाया। अपने अधिकारों को पाने के लिए महिलाओं ने क्लब यानी संगठन बनाने शुरू किए। यानी कि फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए, लेकिन उन सब में सबसे महत्वपूर्ण जो क्लब था महिलाओं का, वह था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। ये सबसे मशहूर क्लब था और उनकी प्रमुख मांग यह थी
इस क्लब की कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उसे निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, यानी उन्हें मताधिकार नहीं मिला। इस संबंध में एक आवाज़ उठाने वाली महिला थी जो नीचे स्रोत बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी पढ़ेंगे। क्रांतिकारी महिला ओलम देगूज, उनके बारे में कि 1748 में जन्म हुआ और 1793 में उनका अंत हुआ, और वह महिलाओं के अधिकारों के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए मांग करती रही। पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध उन्होंने किया, जिसमें केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था, महिलाओं को नहीं दिया गया था। फिर अगले पेज पर सोर्स 6 दिया हुआ है कि ओलंप दे गूज के घोषणा पत्र में कौन सी मुख्य मांगें रखी गई थी। 5 उदाहरण स्वरूप दिया गया है कि मूलभूत अधिकार क्या चाहिए। तो इस प्रकार ओलंप दे गूज के बारे में पढ़ेंगे, और आतंक राज से लेकर के ओलंप दे गूज तक आज बस इतना ही। और नेक्स्ट डे अंतिम टॉपिक के रूप में हम शुरू करेंगे कल जो है दास प्रथा का फ्रांस से उन्मूलन कैसे हुआ। धन्यवाद।